हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है आपका, हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अगर हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो दो बेसिस है आपके, एक है आपका अक्रूवल बेसिस और दूसरा आपका कैश बेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस पता होना चाहिए कि अक्रूवल बेसिस क्या है और आपका कैश बेसिस क्या है। देखो, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है। अक्रूवल आपको याद होगा, चैप्टर 3 हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था अक्रूवल अजम्पशंस करके, जो ये कहता था कि एक अकाउंटिंग ईयर के जो भी आपके कैश और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस उसको आप लिखते हो। तो अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में आपकी जो भी कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस वो दोनों ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ अकाउंटिंग पीरियड इज रिकॉर्डेड। मतलब अगर मैं 2022 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बस 22 से मतलब है, 22 का चाहे कैश के ट्रांजैक्शंस हो चाहे फिर वो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हो, दोनों ही रिकॉर्ड होंगे। अब इसी के अपोजिट में कैश बेसिस क्या कहता है, तो कैश बेसिस कहता है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। सिर्फ आप कैश की ट्रांजैक्शंस को ही लिखोगे, ईयर से कोई मतलब नहीं। बस जैसे अगर मैं 2022 का कर रहा हूँ तो मुझे 22 में जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। तो आप एक बात बताओ, अगर हम ये अकाउंटिंग करेंगे तो कौन सा आपके हिसाब से सही बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताएगा, कैश वाला या अक्रूवल वाला? अक्रूवल वाला, क्योंकि वो एक अकाउंटिंग ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है कि पिछले साल की भी चीज़ों को लिखेगा, अगले साल बस पैसा आना चाहिए। इस साल में अगर मुझे लास्ट ईयर का मिला तो वो भी लिख दूंगा मैं, अगले साल का मिला तो वो भी लिख दूंगा मैं। तो ये करेक्ट तो नहीं बताएगा। तो ये आपका करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है और ये वाला नहीं बताता है। देखो, इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा भी है। एक, इनकी मीनिंग, इनका डिफरेंस, या फिर किसी एक के बारे में एडवांटेज या लिमिटेशन। मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। 2 क्वेश्चन ही हो गए। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, 2 ही हो गए, 4। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यही समझेंगे हम। पहले हम डिफरेंस जानेंगे, फिर एडवांटेज लिमिटेशन जानेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लो। कैश बेसिस क्या आपका, तो देखा कैश बेसिस क्या है, अंडर दिस मेथड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्रीज आर मेड ओनली इफ कैश इज रिसीव और पेड। देखो, यहाँ पर एक वर्ड अकाउंटिंग पीरियड की बात नहीं कर रहा, एक अकाउंटिंग ईयर की बात है। बस इस ईयर में जितना भी पैसा आपके पास आया है और जितना पैसा गया है उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे। ये आपको कौन सा बेसिस कहता है, कैश। एडवांटेज लिमिटेशन हम आराम से देखेंगे बाद में, क्योंकि डिफरेंस के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। तो एडवांटेज हम पढ़ेंगे आराम से, फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा है ये आपका अक्रूवल बेसिस। देखो, अक्रूवल बेसिस को ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड ऑल ट्रांजेक्शंस, देख लेना, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे वो कैश हो चाहे फिर नॉन कैश हो, मतलब क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शंस हो। और एक बात और भी ध्यान रखना, इसमें देखो अक्रूवल बेसिस, देखा ना, अक्रूवल बेसिस वाला प्रिंसिपल आपको अप्लाई करते हैं। और अक्रूवल बेसिस वाला प्रिंसिपल क्या होता है, हमने 3rd चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ रखा है कि जो भी कैश क्रेडिट एक अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन सब हम रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका अक्रूवल कहता है। मतलब अगर मोटा मोटा बोला जाए तो कैश कहता है कि पैसा आया और गया आप रिकॉर्ड करो, ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं है। और अक्रूवल कहता है कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब अगर मैं 2022 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो 2022, अगर मैं 2023 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो 23, मतलब जिस साल की बात हो रही है उस साल में जितना भी कैश की ट्रांजैक्शंस है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है उन सबको आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर बात यहाँ तक? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इनका मीनिंग के बाद इनका डिफरेंस, फिर एडवांटेज लिमिटेशन पढ़ेंगे एकदम, क्योंकि एडवांटेज लिमिटेशन आप अलग से ये भी याद रख सकते हो या फिर डिफरेंस वाला भी लिख सकते हो, कैसे भी बताऊँगा मैं आपको। यह है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डिफरेंस। तो जैसा मैंने आपको बता रखा था कि जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम एक बेसिस रखते हैं कि हम किस बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो देखो, अक्रूवल बेसिस क्या करता है, तो अक्रूवल वाला कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस लिखता है, और कैश वाला क्या करता है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। तो ये लिखा कैश एंड, देखो बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, और इसमें क्या ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत। दूसरा आपका प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट। आप एक बात बताओ खुद ही, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, कैश बेसिस, उसमें क्या हम आउटस्टैंडिंग की कोई एडजस्टमेंट करते होंगे, प्रीपेड की एडजस्टमेंट करते होंगे, अक्रूड की एडजस्टमेंट करते होंगे? नहीं करने की जरूरत है, वहाँ तो सिर्फ पैसा आना है और जाना है। तो कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी, लेकिन अक्रूवल बेसिस वाले में आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सब की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड है प्रॉफिट लॉस। अभी आप खुद बताओ कौन सा वाला आपका सही प्रॉफिट लॉस बताएगा बिजनेस का, अक्रूवल बताएगा। तो बस यही है, तो अक्रूवल वाला आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस शो करता है, क्यों? क्योंकि वो कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को लिखता है। लेकिन कैश वाला आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, क्यों? क्योंकि वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो आप लिखोगे कि ये वाला करेक्ट प्रॉफिट लॉस शो करता है अक्रूवल, और कैश नहीं करता। रीजन क्या है, तो ये बोथ ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड लिखता है, ये सिर्फ कैश लिखता है। अगला है टेक्निकल नॉलेज।
देखो आप खुद समझो, अगर मैं आपको कोई काम दूँ कि आपको आना है, पैसा आएगा तो प्लस कर देना, जाएगा तो माइनस कर देगा, तो क्या इसके लिए कोई आपको टेक्निकल एडवांस नॉलेज की ज़रूरत है क्या? पैसा लिखना, आने पे प्लस, जाने पे माइनस। लेकिन जहाँ मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रीपेड की एडजस्टमेंट देखनी है, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट देखनी है, प्रीपेड कितना है, अक्रूड कितना है, एडवांस कितना है, ये सब एडजस्ट करके नेट वैल्यू निकालनी है, तब तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। तो मतलब क्या है कि आपका अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो होती है वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, स्पेशल स्किल्स, मतलब टेक्निकल नॉलेज या स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, बट यहाँ पर आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सबके एडजस्टमेंट्स करनी है। क्लियर पॉइंट? ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। अगला आपका लीगल पोजीशन। देखो लीगल पोजीशन आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, लीगली मतलब ऑथराइजेशन की हम बात करते हैं, तो जो आपका अक्रूवल बेसिस है वो लीगली कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज है, और ये कैश वाला नहीं है। ये पॉइंट आपको जस्ट याद रखना है। आगे के पॉइंट आप खुद बताओ। एक्सेप्टेबिलिटी, अगर मैं आपको अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस से दूं और अक्रूवल से दूं, आप किसको एक्सेप्ट करोगे? अक्रूवल वाले को, क्योंकि कैश में सही बताता नहीं है। तो यही है, एक्रूवल वाला जो है वो मोर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे बोथ क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, पर ये वाला लेस एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन है, तो लोगों को कम भरोसा होता है। रिलायबिलिटी, भरोसा, किस पे भरोसा होगा आपको? किस पे भरोसा करोगे? अक्रूवल पे, तो लोग भी यही करते, ये वाला मोर रिलायबल है, मोर भरोसे वाला है, देखो मोर रिलायबल, और ये वाला लेस रिलायबल है, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिख रहा है, तो लेस रिलायबल। और आखिरी पॉइंट है सुटेबिलिटी, कि कौन सा वाला आपके लिए सुटेबल। देखो नॉर्मली हर बिजनेस के लिए जो होता है आपका वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सुटेबल होता है, पर कुछ ऐसे बिजनेस है जहाँ पर कैश वाला सुटेबल है। तो वो कौन से बिजनेस? जहाँ पर सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स होती है। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर प्रोफेशन है, तो कभी आप अगर डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसा होता है कि आप कहोगे सर इलाज कर दो, पैसे बाद में लेना, कभी नहीं होता। पहले तो आपको बाहर वहीं डेस्क पे आपसे फॉर्म भरवा लेंगे और बोलेंगे पहले फीस जमा करो, तब जाके तो डॉक्टर आपको देखेगा। या कोई लॉयर है, लॉयर पे आप किसी कंसल्ट करने, अपना कोई एडवाइस लेने गए, तो बाहर ये रिसेप्शन पे कोई बैठा बोलेगा सर इतनी फीस है, पहले आप जमा करो तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो जो प्रोफेशंस होते हैं डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इन जगह पे क्या होता है कि पहले आपको फ़ी देनी पड़ती है, वहाँ पे क्रेडिट वाला कोई सीन ही नहीं होता, सब कुछ कैश में होता है। तो वैसी जगहों के लिए, उन बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल होता है आपका? कैश वाला। लेकिन बाकी सभी बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल है? अक्रूवल। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो आपका अक्रूवल वाला ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा भरोसे लायक है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर डिफरेंस आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको डिफरेंस याद है तो आप इससे एडवांटेज और लिमिटेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि उसी से एडवांटेज लिमिटेशन होते हैं। अभी आपको डिस्कस करते जरा, फिर यहाँ से बताऊंगा कि ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यही 5 क्वेश्चन है, कोई सा भी आएगा देख लेना जरा। अब आते हैं पहले वाले के एडवांटेज, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको एडवांटेज और लिमिटेशन। पहले आते हैं हम कैश वाले पे। तो कैश वाले के एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, मीनिंग आपको क्लियर है कैश वाला? तो कैश में क्या था कि हम क्या करते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। तो इसके देखो फायदे, कुछ तो फायदे हैं हर के। सबसे पहले क्या कि सिंपल बेसिस अकाउंटिंग, मतलब ये एक सिंपल मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इन सब की आपको कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा देखो क्या, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट इज नॉट मेड। मतलब क्या कि इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा एनालाइज नहीं करना, ज़्यादा जजमेंट नहीं देना, तो आप जल्दी जल्दी क्विकली आप कर सकते हो इसको, डिसीजंस क्विकली हो जाते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ कैश वाली चीज़ें। और क्या इसमें, तो दिस बेसिस अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज, देखो लेगा ना, सिर्फ उनके लिए सुटेबल है जहाँ पे सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? कैश। मतलब वो बिजनेस जहाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि लाइक प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, टीचर, दिस मेथड इज सुटेबल। क्लियर पॉइंट? तो आप एडवांटेज, अगर आपको डिफरेंस याद हो तो आप वहाँ से भी लिख सकते थे कि आपको स्पेशल स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजी मेथड है, लेस चीप मेथड है, सस्ता है क्योंकि कम पैसा खर्च होता है इसमें, और क्या है, सूटेबल है कुछ बिजनेस के लिए। तो अगर आपको डिफरेंस याद है तो आप वहाँ से भी जनरली ये वाला पॉइंट बना सकते हो। मतलब बेसिकली आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना, डिफरेंस याद रखोगे तो एडवांटेज लिमिटेशन वहीं से निकल जाएंगे। देखो अब इसके लिमिटेशन देखते हैं जरा। अब देखो इसके डिसएडवांटेज, कमियाँ हैं। तो देखो कमियाँ क्या क्या दिखे। पहला लिखा है डज नॉट हैव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट लॉस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पढ़ाता हूँ ना कि करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, शॉर्ट में इतना क्यों लिखा, लगे करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को लिखता है, इसकी कमी है। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता या डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें लिखी नहीं जा रही है, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन की जा रही है, तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, ये इसकी कमी हो गई। इसमें क्या है कि आप कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या करता है,
पैसा आया और गया सिर्फ इसी को लिखता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इन सब की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सही प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, और भी मैं लिख सकते हैं, मोर एक्सेप्टेबल नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, ये सब भी तो इसकी कमियाँ है। तो डिफरेंस से आप ये सारे पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है पॉइंट। ऐसी अगर हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरा मेथड आपका अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल आपको क्लियर होगा क्या है, इसके एडवांटेज देख लेते ज़रा, दो एडवांटेज ये रहे। अक्रूवल बेसिस क्या था, तो जहाँ पर आप कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। याद रखना ये वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है, ऑफ अ अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग ईयर के। इसका मतलब ये है कि अगर आप 23 की अकाउंटिंग कर रहे हो तो सिर्फ 23 की ही बातें की जाएंगी, 22 को नहीं लिखोगे आप। तो इसमें देखो ये हो गई इसकी मीनिंग। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, तो मोर साइंटिफिक कंपेयर है कैश अकाउंटिंग अहेंस द बिजनेस को प्रेफरेंस इसलिए क्या है कि आपका साइंटिफिक कंपेयर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप सब कुछ सही से लिख रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो, एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। अभी आगे पढ़ोगे कि जनरल के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जनरल अपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली, फिर लेजर बनाया, फिर जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो मैच हो जाता हो तो आप देख लेते हो हाँ आपने यहाँ से पहले जो भी अकाउंटिंग करी वो सही है। तो यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है। और क्या है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ, मतलब किसी भी बिजनेस का कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, सही प्रॉफिट लॉस बताता है, कितना इस साल की इनकम या खर्चा, वो नेट वैल्यू बताता है आपको। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए बिजनेस बताता है, आप कह सकते हो। और क्या पॉइंट देखो इसके, एक पॉइंट और देखो, कुछ पॉइंट और भी है, डिसएडवांटेज भी देख ही लेते हैं। अब देखो और पॉइंट क्या आपके, तो और लिखा हुआ है ट्रू प्रॉफिट लॉस बताता है आपको। और क्या है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस पार्टिकुलर डे। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात करें तो उस अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस की सही पोजीशंस, सही प्रॉफिट लॉस, ये सब बताता है। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अपने डिफरेंस याद है तो आप वहाँ से लिख दोगे कि बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस बताता है, क्या कहते हैं, मोर एक्सेप्टेबल है, मोर रिलायबल है, हर एक बिजनेस के लिए सुटेबल है, कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज है। आप वो सारे वर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो। कमियाँ क्या इसकी, तो कमियाँ हैं, तो इसकी कमी देखो, कुछ कमी लिखी है पहले कि सिस्टम इज़ नॉट सिंपल एज कैश स्पेसिमेन, डिफिकल्ट मेथड, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मेथड डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। कॉस्टली मेथड हो गया क्योंकि आपको स्पेशल स्किल्स वाले बंदे की रिक्वायरमेंट होगी। ब्रॉड मतलब बड़ा होता है सिस्टम, यहाँ पे आसान नहीं है, आपको चीज़ों को एडजस्टमेंट करनी है, तो ये वाला सिस्टम थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है इसका। और कुछ पॉइंट है, बस इतने ही थे। तो मतलब अगर शॉर्ट में आपको बोलूँ तो अगर आप सिर्फ डिफरेंस याद रखते हो क्वेश्चन में, एक तो मीनिंग क्लियर रखो दोनों की, और अगर डिफरेंस याद रखते हो तो आप पांचों क्वेश्चन लिख सकते हो। डिफरेंस भी लिख सकते हो, किसी एक के एडवांटेज और लिमिटेशंस भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जरा उसको भी ध्यान से एग्जाम्पल फॉर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में आ जाता है। जैसे मान लो दे रखा है कि हमने, मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि कैश सेल दिया आपको, मान लो 3 लाख रुपीज़, क्रेडिट सेल दिया हुआ है मान लो 2 लाख रुपीज़, और ध्यान से इनके डिफरेंस को समझना थोड़ा सा। और आपको लिखा है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख आउटस्टैंडिंग। मतलब 3 लाख में से 1 लाख आपने पे अभी नहीं करा। अब जरा देखना इस क्वेश्चन को समझते जरा ध्यान से। अगर आपको बोला होता कैश बेसिस से निकालो, कौन से बेसिस से, कैश बेसिस से इनकम निकालो, या फिर आपको बोल सकता है कौन से बेसिस से निकालो, अक्रूवल बेसिस से निकालो। इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यहाँ पे भी सेम होगा, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस की। कैश बेसिस क्या कहता है कि कितना पैसा आपके पास आया है और कितना पैसा आपसे गया है, बस उससे मतलब है, कौन सा साल क्या, कोई मतलब नहीं। तो देखो ये दोनों इनकम है आपकी, रेवेन्यू तो ये दोनों कैश सेल और क्रेडिट सेल, पर आपको मिला कितना है, सिर्फ कैश यानी 3 लाख, तो आपको मिला कितना, 3 लाख। 3 लाख की इनकम हो गई। खर्चे कितने आपके, 3 लाख, पर उन 3 में से क्या होगा, 1 लाख तो आपने पे ही नहीं करा अभी। 3 लाख के एक्सपेंस जिसमें से आपने 1 लाख पे करना बाकी, तो आपने पे कितना किया होगा, तो आपकी इनकम कितनी हो गई। तो कैश बेसिस से निकालता हमारी इनकम कितनी आई,
लेकिन वही अगर मैं अक्रूवल की बात करूँ तो आपकी इनकम कितनी होगी, टोटल काउंट करोगे यानी कितनी हो गई 5 लाख, और खर्चा कितना हो गया, खर्चा कितना आपका 3 लाख, तो आपकी इनकम कितनी हो गई। डिफरेंस समझ गया कैश और अक्रूवल में। अब मान लो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडअप कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2020 आपका अकाउंटिंग ईयर था, दुल्का 2019 का भी आपको कुछ मिला है, 2019 का आपको मान लो रेंट रिसीव हुआ है, 2019 का रेंट आपको इस साल में मिल गया, मान लो 50,000 आपको रिसीव हुआ है। कब मिला है, 2020 में मिला आपको। तो देखो एक्रूवल बेसिस में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्रूवल बेसिस कहता है कि आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर की ही चीज़ों को लेना है। तो आप जब 2020 के अकाउंटिंग करो तो 19 से आपको कोई मतलब नहीं है, तो एक्रूवल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं कैश की बात करूंगा तो कैश बेसिस कहता है कि बस हमें पैसों से मतलब है, पैसा आना चाहिए। तो यहाँ कितना और आया 50, तो यहाँ 50 और आया, तो 50 और क्या हो जाएगा इसमें प्लस, तो अब ये कितना हो जाएगा। ये मैंने बाद में इसलिए आपको ऐड किया, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि जब आप कैश बेसिस से करोगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा आपको, लेकिन वही जैसे आप एक्रूवल पे आओगे तो इसका इफेक्ट, बात क्लियर होगी इतनी। तो मतलब शॉर्ट में अगर बोलूँ तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहोगे तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो साल है इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, किस साल का है क्या है कोई मतलब नहीं, आया है तो प्लस, गया है तो माइनस। लेकिन वैसे ही जैसे ही आप एक्रूवल पे आते हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि हम कौन से अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं 2023 की बात करूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ 23 रहना चाहिए, तो 23 की नेट इनकम निकालो कितनी है और नेट खर्चा घटा दो। अब मान लो सपोज ऐसे लिखा होता है कि 23 में आपने 5 लाख रुपए पे करा है, जिसमें से 1 लाख आगे का एडवांस पे कर रखा है, तो आपका खर्चा सिर्फ कितना होगा 4 लाख, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, एडवांस प्रीपेड एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही आपके इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस करो, 2 थ्योरी पढ़ लेना और 1-2 क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन में कर लेना। कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।